Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, and I am an English educator on the platform of An Academy. बच्चा पार्टी देखो, लिटरेचर में ना बच्चे मुझे एंड तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन के लिए रीच आउट करते हैं कि मैम आखिर लॉन्ग आंसर्स कैसे लिखें, बिकॉज ये 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें हर बच्चे को प्रॉब्लम होती है. इट डजंट मैटर वेदर यू आर फ्रॉम क्लास 9th 10th 11th और 12th. आपको ये एक ऐसी वीडियो है जो कि जरूर आपके एग्जाम्स के लिए हेल्प करेगी. नॉट जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट योर फर्स्ट टर्म्स बट योर बोर्ड एग्जाम्स, योर प्री बोर्ड्स एंड इवन योर मिड टर्म्स और योर होम examinations, because today I am going to share with you such amazing tips to write your long answers that I bet you if you follow all of these tips sincerely, nobody can stop you scoring from those 6 marks in your long question answers. So what are you even waiting for? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. For all of you who don't know me, my name is Ocean and I am an English educator on the platform of An Academy. अब देखो बच्चा पार्टी, आप सबको पता है ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप सब लोग लिख तो जरूर आते हो, बट जब लिख कर आते हो और आपको ऐसा लगता है कि भाई हमने तो एग्जाम में क्या ही क्वेश्चन लिखा है, मतलब टीचर देखकर इतनी इंप्रेस हो जाएगी कि वो हमें 6 में से 6 क्या 6 में से 8 नंबर ही ना दे दे. बट अक्सर होता क्या है कि टीचर आपको 6 में से हार्डली 3 या 4 नंबर देकर लटका देती है. एंड मोस्ट ऑफ यू डोंट इवन नो कि आखिर हमारे नंबर गए तो गए कहाँ. तो आज एज अ टीचर मैं आपको बताने वाली हूं कि व्हाट वी टीचर्स लुक फॉर, you know, when we are checking your question answers and what are the things that you definitely need to include in your long question answer to impress your examiner. So bhai deri kis baat ki hai, let's dive into the video right away. But before I hop on to the tips that you really need to keep in mind, let's first of all discuss what are the different kind of long question answers that you can expect in your exam. And class 10 students, this is something which is a must note for you. क्योंकि जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप अभी तक क्लास 9 तक लिखते आ रहे थे ना बाबू मोशाए, अब थोड़ा सा टाइप बदलने वाला है, थोड़ा सा लेवल अप होने वाला है. सो यू बेटर प्रिपेयर योरसेल्फ एंड पुल अप योर सॉक्स. सो भाई देखो, these are the major kind of long question answers that you can expect in your exam. and इनमें से काफी सारे questions अभी तक अपने एग्जाम में अपने देखे भी होंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू ऑलरेडी नो अबाउट. तो बॉटम टू अप चलेंगे, अपसाइड डाउन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टर स्केच बेस्ड क्वेश्चंस. नाउ कैरेक्टर स्केच बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आर समथिंग व्हिच इज वेरी कॉमन, जहां पे होता क्या है कि जिस भी चैप्टर की बात करी जा रही है उसमें से कोई एक मेन कैरेक्टर उठा लिया जाएगा और उसका कैरेक्टर स्केच आपको लिखना होगा. नाउ लास्ट ईयर के सैंपल पेपर से अगर हम लोग जज करें, बिकॉज अभी तक इस साल का सैंपल पेपर रिलीज नहीं हुआ है, तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर सुपर इंपॉर्टेंट. तो आपके सैंपल पेपर्स में भी वैसे क्वेश्चंस थे. एंड जब बोर्ड आए थे तो उस टाइम पे हर बोर्ड के सेट पे कैरेक्टर स्केच बेस्ड क्वेश्चन जरूर देखे गए थे. तो अगर अभी तक आपने अपने चैप्टर्स में पोम्स के मेन कैरेक्टर्स पे फोकस करना स्टार्ट नहीं करा है, तो भाई दिस इज योर कॉल राइट नाउ कि प्लीज कैरेक्टर स्केचेस पे फोकस करो. जो वीडियोस मैं कराती हूँ उसमें तो मैं थीम और कैरेक्टर स्केच डेफिनेटली विदाउट फ्लेट इंक्लूड करती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वहीं से उठकर आते हैं. बट यस, यू ऑन अ पर्सनल नोट एज वेल नीड टू पे अटेंशन टू इट. देन the second type of questions are the value based questions, which again you are very much familiar with. इसमें होता क्या है कि this is basically a cross of theme based questions and some moral value which is included in it. तो mainly theme को उठाते हैं चैप्टर के और उससे कोई ना कोई moral value जो इंस्पायर हो रही है उसके अराउंड इस क्वेश्चन को बिल्ड करा जाता है. So as it is obvious कि इसके लिए थीम्स को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड पिछले साल से पहले तक फर्स्ट 2 टाइप क्वेश्चंस ऐसे थे जिन पर मैं ज्यादा फोकस करती थी, बट लास्ट ईयर मैंने बच्चों को बोला था कि इन दोनों टाइप के क्वेश्चन आंसर्स पर ज्यादा फोकस करना, थीम एंड कैरेक्टर स्केच. और मेरी बात लिखी हुई मतलब बोली भी बिल्कुल सच भी हो गई उनके बोर्ड्स में. जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा, मैं सो हैप्पी, बिकॉज बहुत सारे टीचर्स ने बोला अरे नहीं कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे, बट मेरा प्रेडिक्शन सही गया और जिन्होंने मेरे हिसाब से पढ़ा था दे वर सुपर हैप्पी विद इट. बट यस देखो, बोर्ड्स का पैटर्न अनप्रिडिक्टेबल
प्रिडिक्टेबल हो चुका है। पिछले साल कुछ और था, इस साल पता नहीं क्या हो जाए, सैंपल पेपर आने में पता चलेगा। तो कंपैरिजन एंड कॉन्वर्सेशन या स्पीच बेस्ड क्वेश्चंस को भी आप डेफिनेटली इग्नोर नहीं कर सकते। नाउ थर्ड नंबर पे आ जाते हैं इससे कॉन्वर्सेशन या स्पीच बेस्ड क्वेश्चन। ये बेसिकली आप मान सकते हो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का ही एक सब टाइप है, जिसमें मुद्दा तो आपका क्या उठाया जाता है, थीम को ही लेकर उठाया जाता है, बट वो थीम किस तरीके से पूछी जाती है, बोला जा सकता है कि उस थीम पर अगर आपको अपने स्कूल में स्पीच देनी है तो आप क्या स्पीच दोगे, आर्टिकल लिखना है तो क्या आर्टिकल लिखोगे, उस स्पीच से उस थीम से रिलेटेड डायरी एंट्री करनी है तो क्या डायरी एंट्री में लिखोगे। मतलब सीरियसली यार, सीबीएसई हैज बिकम सो मच इनोवेटिव व्हेन इट कम्स टू देयर लिटरेचर पोर्शन की आई एम इम्प्रेस्ड एज अ लिटरेचर, एज एन इंग्लिश टीचर। मुझे सालों से ना सिर्फ यही ताने सुनने को मिले हैं कि इंग्लिश तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, सो तुम ऐसे ही कर लेंगे, बट ना, अब वो पहाड़ के नीचे आ चुका है, हर किसी को पता है इंग्लिश पे फोकस करना जरूरी है। देन वी हैव कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें बेसिकली होता क्या है कि कोई भी आप इमेजिनरी दो कैरेक्टर्स की कॉन्वर्सेशन करा सकते हो थीम को लेकर, या फिर आप दो किसी भी रैंडम चैप्टर्स, एक चैप्टर एक पोम के कोई भी दो कैरेक्टर्स उठा रहे हो, उनमें कॉन्वर्सेशन करा रहे हो इफ दे हैव अ म्यूचुअल थीम। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टू लास्ट ईयर का सैंपल पेपर है जिसमें कंपैरिजन दिया गया था डस्ट ऑफ स्नो वर्सेस अ लेटर टू गॉड, जिसमें बोला गया था कि अगर डस्ट ऑफ स्नो के जो हमारे पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो लेंचो से मिलते हैं एंड दे बोथ डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ नेचर, तो क्या कॉन्वर्सेशन होगी, क्योंकि लेंचो को नेचर की वजह से बहुत दुख हुआ था, भाई डस्ट ऑफ स्नो में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो मूड है नेचर की वजह से कंप्लीटली अपलिफ्ट हो गया था, लाइक it was a completely out of the window question and I was like हाँ भाई ध्यान देना पड़ेगा ऐसी चीजों पे। Then we have comparison based questions. This is something that I think you might have been introduced to by your teachers, but नहीं करा तो मैं बता दूं कि इसमें क्या हो रहा है, कोई भी दो चैप्टर्स उठा लिए जा रहे हैं, कोई भी आपके एक चैप्टर एक पोम हो सकता है एंड you are comparing the characters or you're comparing the themes जैसे कि आप trees की compare कर सकते हो with the theme of Nelson Mandela because both are on the basis of or both are based on the theme of freedom। कोई दो characters compare कर सकते हो, जैसे Richard E. Bright is a scientist and at the same time Griffin is also a scientist, but दोनों के means जो है बहुत अलग अलग है, तो similarities differences कुछ भी highlight करने को बोल सकते हैं। अब देखो अगर आपको ये सब कुछ सुन के थोड़ा सा डर लग रहा है ना, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी, ओशन मैम को फॉलो कर लो अनअकैडमी पे, बिकॉज हम लोग हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं अपने क्लासेस में, नो मैटर इफ इट्स अ कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी और नॉन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। यू कैन ऑलरेडी चेक आउट द कमेंट्स ऑन माय लास्ट ईयर्स वीडियोस ऑफ माय स्टूडेंट दैट हाउ हैप्पी दे वर दैट दे स्टडीड फ्रॉम मी। जो कुछ मैंने उन्हें बताया वो कुछ इंपॉर्टेंट निकला, बिकॉज आई एम एन एक्सपीरियंस्ड टीचर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू गिविंग यू दीज टिप्स। So I think it's enough for you to make sure कि आप ओशन मैम को closely follow करें। Now, without any wasting further time, let's move on to the tips that you really need to keep in mind when you're trying to attempt your long question answers. Now, tip number one, think before you start writing. Now this might sound like a very basic tip, but trust me when I say this, most of the students, I don't know कौन सी हरी में अपना पेपर करना स्टार्ट करते हैं, that they do not even want to waste a single second while they are writing their paper। and उसकी वजह से होता क्या है, you immediately look at the question, you start writing your answer without even realizing कि यार ये point तुम्हें include करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, if it's really relevant to the question or not, and once that you have written your answer, आप जब रिविजन के टाइम पे आते हो you're like अरे यार शायद ये पॉइंट पहले लिखना चाहिए था, ये पॉइंट बाद में लिखना चाहिए था, एंड उस टाइम पे कई बार इतना टाइम नहीं होता कि you can frame that question once again, right, and you end up losing your marks। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, once you read your question, take
2 minutes of breather जिसमें you just sit down and frame it in your head that how should your question look like, how should your answer look like, उसमें आपको कैसे स्टार्टिंग करनी है, क्या पॉइंट पहले रखना है, कौन सा पॉइंट बाद में रखना है, what should the structure be, because जो आपका पूरा का पूरा आंसर है it should look coherent to the teacher. ऐसा लगना चाहिए जब वो एक पॉइंट पढ़ रही है या पढ़ रहा है the next point is leading up to it, because वो coherence, वो रिलेशन मैटर करता है एंड उसके नंबर होते हैं. आपने अगर अभी तक सीबीएसई की मार्किंग स्कीम नहीं देखी, बेटा देख लो यार, मेरी बातों पे यकीन नहीं है उस पर यकीन कर लेना. ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप कौन सा पॉइंट पहले लिख रहे हो, कौन सा पॉइंट बाद में लिख रहे हो. सो ऑलवेज बिफोर स्टार्टिंग योर आंसर टेक अ 2 minute ब्रीदर, जिसमें आप सिर्फ अपने दिमाग में ये फ्रेम करो कि पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने और क्या पॉइंट्स नहीं इंक्लूड करने. बिकॉज आई विल बी ऑनेस्ट विद यू ऑल, देयर आर लॉट ऑफ टीचर्स जिन्होंने आपको ये दिमाग में फिट करके रखा है कि अगर आप अपनी वर्ड लिमिट एक्सीड करोगे तभी आपका एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा. भाई ऐसा कुछ भी नहीं है. किसी एग्जामिनर पे इतना टाइम नहीं है कि वो आपके 200 200 250 वर्ड्स के ऐसे बैठकर पढ़े. दे हैव सो मेनी कॉपीज टू चेक इन अ डे. टीचर्स आर लुकिंग फॉर प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट आंसर्स. यू नीड टू बी laconic while you are writing your answers, and that can only happen जब आप बकवास उसके अंदर ना लिखो. So think before you start writing, ताकि आप एक्सेस ना लिखो, फालतू का टाइम वेस्ट ना करो और बढ़िया आंसर लिखो. Moving on to the next point, give a proper structure to your answer. Whenever your examiner sees your answer, the first thing that they look for is there a structure in the answer? Is there an introduction leading up to the body, leading up to the conclusion? If it's a comparison based question, तो comparison किस structure में करा गया है? Whether you are comparing 2 points at a time, कि आपने एक point इसका उठाया, दूसरा point उसका उठाया and then compare कर रहे हो, or if you are basically writing about the first character or the first theme एंड देन उसके बाद आप सेकंड वाले पे जा रहे हो. ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मैटर करता है यार. उसकी प्रॉपर एक व्हाट डू वी से, एक सेंस बनना चाहिए चीजों का. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन में एक पॉइंट उठा लिया इसका, एक चैप्टर का, फिर उसके बाद रैंडमली कोई दूसरे चैप्टर का पॉइंट उठा लिया. दोनों को कोई कंपैरिजन में सेंस ही नहीं बन रहा है. जब भी आप कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन लिख रहे हो, या तो आप ये करो कि पहले एक चैप्टर के पॉइंट्स लिख लो, फिर दूसरे चैप्टर के लिखो, या फिर अगर साथ साथ कंपैरिजन लेकर चलना है तो फाइंड आउट द पॉइंट्स जिसके बेसिस पर आप सिमिलैरिटीज निकाल रहे हो, कॉन्ट्रास्ट निकाल रहे हो, एंड प्रॉपर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. इन द पॉइंट्स फर्दर अहेड आई विल टेल यू कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें लिखनी, कंक्लूजन में क्या क्या लिखनी है. तो अभी मैं इस चीज को यहां पर ज्यादा इलैबोरेट नहीं करूंगी. Next, give reference for your inferred points. So then there are a lot of time guys जहां पे हम अपने inference based points लिखते हैं. मतलब ऐसे points जो कि directly आपको chapter में या poem में नहीं लिखे हुए दिखाई देंगे, but on the basis of some incidents that happened in the chapter or poem, आपने वो conclude करे हैं. So whenever you are writing down such points ना, always back it up with some or the other reference from the chapter. For example, let's say that you want to write that Anand was a very forgiving person. Now there is no one in the chapter that has been directly written, right? So you're saying this because of the fact कि because of how Anil forgive Hari towards the end of the chapter. या फिर let's say you want to write about Lencho, that he was one of those people who used to jump to conclusions very easily. How can you say that? तो जो भी आप inferred points लिखते हो, उसका impact आपके एग्जामिनर पर तभी बनता है जब आप उसे बैकअप करते हो विद सम रीजनिंग्स फ्रॉम द टॉपिक. तो वो चीज करनी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. सिर्फ डायरेक्टली पॉइंट्स लिखने से आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलने वाले हैं. Then the next point is make the opening and closing impactful. Remember how I told you that your examiners do not have enough time to go through your 200 or 250 words essays. भाई ये बात बिल्कुल सच है. और इसका मतलब ये है कि अगर आप 120 से 150 वर्ड तक का भी अपना आंसर लिख रहे हो, तब भी there are very rare chances that your examiner is going word by word and line by line while reading your answers. Then how do examiners decide कि उन्हें किसको full marks देने हैं और किसको नहीं देने हैं?
by focusing on the opening and closing. अगर आपकी opening धमाकेदार है, closing धमाकेदार है, there are high chances that your examiner will end up giving you more marks. अब how to make sure अपनी openings जो है वो आपको अपने question से कहीं ना कहीं निकालनी है. Let's say if it is a question with an yes or no type answer, तो initially you can begin with if you agree with it or if you disagree with it. Opening में आप अपनी उन openings को impactful अपनी vocabulary के through बना सकते हो. For example, if you want to say yes, I definitely agree with what it is written in the question, you can instead say that yes, I second what the question portrays or what the question states. Something different. Or if it's a value based question, you can open with a quote that is probably related to your question. ठीक है, तो उन चीजों पे फोकस करना है. एंड व्हेन यू क्लोजिंग, अपनी क्लोजिंग को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए सबसे easy tip है, always include your personal opinions. How the character impacted you, how did you find it, was the chapter really interesting to you or not, was there anything that you would like to imbibe in your personal life, anything of that matter. It actually reflects that आपने सिर्फ चीजों को रटा नहीं है but actually समझा और analyze करा है, and that is what examiners are actually looking for. So always pay extra attention to that. Moving on, answer all the parts of the question. Usually when these 6 marker questions are asked in your exam, they are 2 or 3 parts question, and बच्चे कई बार जल्दबाजी में इनका एक आधा पार्ट आंसर करना भूल जाते हैं. This is something that you need to keep in mind. आपको directly make sure करना है that you are answering all the parts of the question. In order to avoid any confusion, you can also make sure कि आप उन्हें separate paragraphs में divide करो. This is another one of the most FAQs related to your long question answers कि मैम हमें कितने paragraphs में लिखना होता है. There is no such direction or instructions for that. But yes, if you have multiple parts question, then you can definitely divide it into multiple paragraphs as well, so that the examiner can see it clearly that yes, आपने question के हर एक part को अपने answer में address करा हुआ है. Then the next one, include your opinion and thoughts. I don't know why so many students are scared of that. पता नहीं बच्चे सिर्फ facts के basis पर अपने answers frame कर देते हैं. Like what is that your examiner gonna gain out of reading what she already knows in the chapter or poem? They want to know what you actually inferred. तभी तो एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस अब सीबीएसई में पूछे जा रहे हैं. पैटर्न बदल चुका है. डू नॉट बी स्केयर्ड ऑफ यू राइटिंग योर ओन ओपिनियंस कि आपको कैरेक्टर एक्चुअली पसंद आया या नहीं पसंद आया, या फिर जो नरेटर था उसने कैरेक्टर के साथ जस्टिफिकेशन करा या नहीं करा, और वेदर इफ यू वुड लाइक अ डिफरेंट एंडिंग टू इट. एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज वेलकम दैट इज रेलेवेंट टू योर क्वेश्चन. आई एम नॉट सेइंग कि अपने ओपिनियंस और थॉट्स इंक्लूड करने के चक्कर में आउट ऑफ रेलेवेंसी आंसर्स लिखने स्टार्ट कर दो. बट या अगर आपको कुछ लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन से रेलेवेंट है एंड इट्स जस्ट योर पर्सनल थॉट एंड ओपिनियन, try to include it here and there. Your examiner is definitely gonna appreciate you for that. Now next, underline the important points. Another very major key point to be noticed, a very simple thing that can actually save a lot of your marks and your examiner's time as well. Because बहुत सारी कॉपीज चेक करने के लिए I told you, हर एक आंसर को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में कई बार क्या होता है मेजर की पॉइंट्स और कीवर्ड्स तो टीचर की नजरों से छूट ही जाते हैं. इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, वंस यू हैव रिटन योर आंसर, आपको वो पार्ट्स अंडरलाइन करने हैं जो कि आप चाहते हो जिसपे आपके एग्जामिनर की नजर डेफिनेटली पड़े, बिकॉज यू नो दैट इज गोना फेच यू मार्क्स. सो बी स्मार्ट ना बच्चा, हार्ड वर्क ऑलरेडी कर चुके हो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने में क्या चला जाएगा. प्लीज यार अंडरलाइन करके आओ, हाईलाइट करके आओ, ताकि टीचर की नजर उस पर डेफिनेटली जरूर पड़े. जैसे मेरी नजर फिलहाल एक मक्खी पर पड़ रही है जो कि मेरे आसपास घूमती जा रही है. समटाइम्स लिटिल थिंग्स कैन अनॉय यू so much, I tell you. Next, give preference to grammar over vocabulary. Now this tip is specifically for those students who are either obsessed with vocabulary too much
or have a poor grammar already. If you are someone जिसकी vocabulary को मतलब अपनी vocabulary शशि थरूर लेवल लिखने में बहुत इंटरेस्ट आता है, बेटा एक बात समझो, कई बार ना डिफिकल्ट vocabulary के चक्कर में आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर आ जाते हो, बिकॉज आप कौन से वर्ड को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हो, उससे पहले कौन सा आर्टिकल आना चाहिए, उसके बाद कौन सा preposition आना चाहिए, विच पार्ट ऑफ स्पीच दैट वर्ड एक्चुअली इज, ये काफी सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है। उन्हें सिर्फ एक नया शब्द दिखता है, उनको कुछ हल्का फुल्का मीनिंग पता होता है, वो याद करके अपने आंसर में कॉपी कर लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ यू डोंट इवन रियलाइज दैट यू आर यूजिंग दैट वर्ड इन द रॉन्ग मैनर। तो जब तक 100% गारंटी नहीं है ना कि इस वर्ड को हम सही तरीके से यूज कर रहे हैं, अवॉइड दैट, सिंपल भाषा का इस्तेमाल करो, ठीक है। अगर आप एक सुंदर स्पष्ट आंसर लिखोगे जिसमें डिफिकल्ट वर्ड्स चाहे ना भी हो बट ग्रामर बिल्कुल सही है, आप ज्यादा मार्क्स बैक कर सकते हो। मुझ पर यकीन नहीं है, इतिहास साक्षी है। सीबीएसई के टॉपर्स की आंसर शीट्स देखो इंग्लिश की, कौन से टॉपर ने बहुत हाई लेवल इंग्लिश को लिखा है? ऑल दे हैव मेड श्योर इज दैट दे राइट करेक्ट ग्रामर एंड उनके आंसर्स टू द पॉइंट टू। वही चीज आपको भी दिमाग में रखनी है, वोकैबुलरी का इतना स्ट्रेस मत लो। ग्रामर का इशू है तो सिंपल भाषा में अपना आंसर लिख कर आओ, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे भी वोकैबुलरी के आपके टीचर आपको सिर्फ आधा या मैक्सिमम 1 मार्क्स दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं, और ग्रामेटिकल एरर हो गई तो वो मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, कट और जाएंगे। सो डोंट नॉट मेक दैट मिस्टेक। एंड भैया That's it from my end. I hope ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, और आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए जहाँ पे आप नोट्स भी डाउनलोड कर सको, अपने डाउट्स भी मुझसे पूछ सको, तो ओशन मैम को अनअकैडमी में फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? वहां पर भी तो मैं कितनी सारी स्पेशल क्लासेस लेती हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यार। वहां पे तो इंटरेक्ट भी कर सकते हो मेरे साथ, तो क्यों अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है यार? अभी के अभी कर लो। एंड यार ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम खा चुकी हूँ और नहीं खाऊंगी। लेट्स जस्ट रैप दिस वीडियो अप कि भाई वीडियो अच्छी लगी है, आई नो वीडियो हेल्पफुल थी, आई नो ऑफ कोर्स मैंने क्रिएट करी थी, तो इंतजार किस बात का है? वीडियो को लाइक करो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु नीड इट द मोस्ट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल सी यू गाइस नाउ नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन बाय बाय, हasta la vista। फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। बाय गाइस।